दिस इज चानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि आपकी सेकेंड बुक दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है। सो नाउ दिस चैप्टर इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव टाइप का लेसन एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सिर्फ ऐसे समझ के एक डीपर मीनिंग टाइप का कुछ नहीं है। यू ऑलवेज ऑब्वियसली यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, बट साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो वो आपको अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे इस चैप्टर की। सो वी विल बिगिन विथ दी बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पॉइंटर्स ऑफ द चैप्टर, और साथ ही साथ आपको मैं समरी भी करवाने वाली हूँ इस चैप्टर की। सो ले दे के पूरा चैप्टर एक अच्छे से कंप्लीट टाइप में आपको रिवाइज करा दिया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चैप्टर लिखा किसने, एंड देन इस तरीके से हम सारे पॉइंटर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सो ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो किसने लिखा है चैप्टर? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं ना तो ऑथर का नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, साथ ही साथ पोएट का नाम। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने आंसर्स को अगर ऐसे बिगिन करते हो जहां आप बता रहे हो कि हाँ आपको ऑथर का नाम या पोएट का नाम आता है, दैट इज समथिंग जो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए ऑथर का नाम लिखा करो, आंसर्स अलग लगेंगे फ्रॉम बाकी के स्टूडेंट्स। क्लियर? Richard H. Ebright received the Searle Scholar Award, the Scaring-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है रिचर्ड एच एब्राइट। और ये कैसे साइंटिस्ट बने, इनकी क्या क्या लाइकिंग्स थी, क्या चीज़ें थी जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाते थे, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एंड इनको ये अवार्ड्स मिले हैं वो बात कर लें ताकि आपको क्लियर हो कि जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव किया अपनी फील्ड में। सो इनको सर्ले स्कॉलर अवार्ड मिल चुका है, इनको स्क्लेरिंग प्लो अवार्ड मिल चुका है। किसके लिए? फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Fascination of butterflies opened the world of science to him। और इनको हमेशा से ही बटरफ्लाइज से बहुत लगाव रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया है किसमें? बटरफ्लाइज में। एंड ही ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और बटरफ्लाइज या इनसे रिलेटेड जो है एक तरीके से जो इन्होंने स्टडी की, रिसर्च की, इसी चीज़ की वजह से एक साइंस के लिए जो रास्ता है वो खुल गया। किसके लिए? एब्राइट के लिए। Age was 22, former scout of the year, excited scientific world with a new theory on how cells work। सो ये जो इब्राइट हैं इनकी एज थी 22 ईयर्स ओल्ड, जबकि हम बात कर रहे हैं ये जो थे स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे पिछली बार। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क ये इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। एंड दिस वॉज अ थ्योरी विच वॉज बीन वर्कड अपॉन बाय हिम एंड हिज स्कूलमेट, क्लासमेट, आई गेस, यस क्लासमेट। और इस तरीके से ये जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आंसर इतने टाइम से सब लोग ढूंढ रहे थे उसको थोड़ा बहुत आंसर करने में ही वॉज सक्सेसफुल। क्लियर? Okay. Richard H. Ebright, his college roommate, explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of साइंस। तो जो रिचर्ड इब्राइट हैं और इनके जो कॉलेज मेट हैं दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई थी, एक्सप्लेन की थी थ्योरी, जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जो बहुत बड़ी बात है बिकॉज ऐसा हुआ नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम द इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। दिस पर्टिकुलर जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। और इस जर्नल में पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट की जो राइटिंग्स हैं या आर्टिकल्स हैं उनको पब्लिश किया गया था। In sports like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run, that is baseball में it is like a score, ठीक है, batter scores a run without stopping, you are first time at bat। तो इन स्पोर्ट्स में ये वैसा ही उपलब्धि है जैसे कि अगर कोई जो है बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल कर लेता है और एज हो 15 ईयर्स की, और बेसबॉल में जैसे कि एक होम रन हिट करना होता है, इस तरीके का कामयाबी था विच कैन बी लिंक्ड विथ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमें ज़्यादा अच्छे समझ आता है। सो इस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी थी किसकी? इब्राइट और उनके रूममेट की, बिकॉज दिस थ्योरी वॉज डेफिनेटली समथिंग वेरी ग्रेट। ऑल्सो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी किसी साइंटिफिक जर्नल में। ये वही बात हो गई कि आप पहली बार खेल रहे हो और आप इस तरीके से उम्दा परफॉर्म कर लो। क्लियर? ओके।
For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. और ये बहुत टाइम से जो इनकी अचीवमेंट्स रही है ना, इसमें साइंस और बाकी फील्ड से रिलेटेड ये सबसे पहली इनकी अचीवमेंट थी. इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स. ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. और ये सब जो स्टार्ट हुआ है, इनका इंटरेस्ट, इनकी अचीवमेंट्स, ये सब बटरफ्लाइज से लिंक्ड हैं. ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया. ये इकलौते बेटे थे, ठीक है, ये इकलौते बेटे हैं अपने पेरेंट्स के, और इनकी जो बर्थ हुआ है वो हुआ था नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में. There wasn't much he could do there. He certainly couldn't play football or baseball with a team of one. One thing he could do, collect things. अब इनके पास ज़्यादा कोई था नहीं, तो ये कुछ कर नहीं सकते थे. लाइक इनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे. He couldn't play football or baseball because obviously लोग चाहिए, टीम चाहिए, एंड अकेला इंसान ये सब गेम्स नहीं खेल सकता. बट एक चीज़ थी जो ये कर सकते थे, वो था कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ये चीज़ें कलेक्ट कर सकते थे या कुछ तो कलेक्ट कर सकते थे जिसके लिए एक टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक अकेला पर्सन ही वो संभाल सकता है. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his एक्टिविटीज़. और किंडरगार्टन की बिगनिंग में ही इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और उस ही जुनून, उस ही पैशन के साथ इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट की, और जिस तरीके से उनका पैशन आगे भी दिखता रहा है बाकी एक्टिविटीज़ में. Also collected rocks, fossils, coins, became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटरफ्लाइज ही कलेक्ट करते थे, इनको कलेक्शन का शौक था. तो इन्होंने रॉक्स कलेक्ट किए हैं, इन्होंने फॉसिल्स कलेक्ट किए, इन्होंने कॉइन्स कलेक्ट किए. कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा कीन एस्ट्रोनॉमर बन गए थे, रात रात भर स्टार गेजिंग करते रहते थे. सो इस तरीके से he already had a strong inclination towards the field of science. Clear? Okay. From the first had a driving curiosity along with a bright mind. हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, एक था कि उनको सारी चीज़ें समझनी है, जाननी है. अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, एंड ऑल्सो इनकी क्यूरियोसिटी तो थी, साथ ही साथ इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो था इन द फॉर्म ऑफ हिज मदर. इनकी मॉम जो है, उन्होंने हमेशा इनको एनकरेज किया कि ठीक है, अपने इंटरेस्ट को जो है आगे बढ़ाओ एंड वर्क ऑन इट. Took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. Also ये इनको ट्रिप्स पे लेके जाया करती थी इनकी मॉम, इनको सारी चीज़ें दिलाती थी, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, कैमरा हो, माउंटिंग मटेरियल हो जो कि लैब वगैरह में आपने देखा होगा, बाकी भी जितने इक्विपमेंट्स जो कि मदद करते हैं साइंस से रिलेटेड, सब कुछ दिलाती थी. एंड ये अकेली उनकी दोस्त थी, वॉज हिज ओनली कंपेनियन until he started school. जब तक उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट की तब तक एक ही उनकी दोस्त रही हैं, वो कौन है, उनकी मॉम. आफ्टर दैट वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम एट नाइट, डेड थिंग्स टुगेदर. उसके बाद जब वो स्कूल गए, उनके दोस्त वगैरह बने, तो उनकी मॉम उनके दोस्तों को घर पे लाती थी ताकि ये लोग खेलें, बातचीत करें, बिकॉज ज़रूरी है ना. बट रात को ये लोग सारी चीज़ें एक साथ करते थे, यूज टू ईट टुगेदर, टॉक अबाउट थिंग्स, वर्क ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज. तो इस तरीके से इनका मॉम और इनका बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग है. साथ ही साथ इनकी मॉम का जो एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल जो उन्होंने प्ले किया है ना, वो भी साफ साफ दिखता है. क्लियर? ओके. रिची, जो कि उनकी मॉम उनको प्यार से बुलाती थी, हर कोई मॉम अपने बच्चों को ना एक प्यार से नाम दे देती है, राइट? इट्स वेरी स्वीट. दैट इज हाउ जो रिचर्ड हैं उनको रिची बोलती थी उनकी मॉम. हर मदर्स होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड. तो जब रिची या जो रिचर्ड इब्राइट हैं, ये जब 3rd ग्रेड में थे तब इनके फादर की डेथ हो गई, और तब से इनकी मॉम की पूरी दुनिया जो है वो एक ही है, और वो है उनका बेटा. If he didn't have things to do, she found work for him. Not physical work, but learning things. अगर उनको लगता था कभी कि रिचर्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई नया सीखने के लिए नहीं है, तो वो खुद चीज़ें जो हैं वो रिची के लिए लेकर आती थी ताकि वो कुछ सीखता रहे. तो ये फिजिकल काम नहीं था कि ये घर का सामान ले आओ या स्टफ, नहीं, उनको वो चीज़ें लाके एक्टिविटीज़ या कुछ काम ऐसा देती थी जिससे वो कुछ सीखे. He liked it, wanted to learn, and learn he did. Earned top grades in school. Everyday things was just like every other kid. अब होता क्या था कि इनकी मॉम इनके लिए चीज़ें लाती भी थी अगर सीखने के लिए, तो ये भी इंटरेस्ट दिखाते थे, ये भी सीखना चाहते थे. इनको ये सारी चीज़ें पसंद भी थी, साथ ही साथ ये सीखना चाहते थे. He had that want for learning. Also उन्होंने ये सब पढ़ा भी. He earned top grades in school. स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए इनके. Everyday things जो थी, जो हमेशा हमारी जैसे रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल हर एक बच्चे जैसी इनकी लाइफ थी. 2nd ग्रेड में इब्राइट कलेक्टेड all 25 species of butterflies found around his
होम टाउन, और उनके घर के आसपास जो 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज की पाई जाती हैं वो सारी की सारी स्पीशीज कलेक्ट कर चुके थे इब्राइट। किस ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में ही। तो इतनी जल्दी ही इन्होंने ये सारी चीजें कर ली थी क्योंकि इनको इंटरेस्ट था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ऑब्वियसली फिर एज वगैरह मैटर नहीं करता, यू कैन अचीव एनीथिंग एट एनी एज। क्लियर? ऑलराइट। Probably would have been the end of the butterfly collecting. Then his mother got him a children's book called The Travels of Monarch 10. Very important book. इसका बहुत बड़ा रोल है इब्राइट की लाइफ में, तो पता होना चाहिए बुक का नाम। तो ऐसा था कि भाई 25 स्पीशीज कलेक्ट कर ली, अब होम टाउन के आसपास इससे ज़्यादा स्पीशीज है ही नहीं, तो अब क्या कलेक्ट करेंगे, राइट? सो इसीलिए अब ये एंड था ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टिंग, इसके बाद कुछ कलेक्ट कर नहीं सकते। नाउ जो इनकी मॉम है उन्होंने और हेल्प किया। क्या किया उन्होंने? वो एक बुक लेकर आई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। किसके लिए? इब्राइट के लिए। टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द eager young collector. At the end, book readers were invited to help study butterfly migrations. अब होता ये है, इस बुक में था क्या? तो इस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका में। ऑल्सो इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली किसको? इब्राइट को। इट ओपन अ वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम, ठीक है। ऑल्सो जब बुक की एंड होती है, लास्ट पेज था, वहाँ पर एक इन्विटेशन था जहाँ बच्चे जो हैं वो बटरफ्लाई माइग्रेशन को सीखने में मदद कर सकते थे, लाइक स्टडी जो है, रिसर्च जो है उसमें थोड़ा मदद कर सकते थे। Asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, कनाडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नेम है या कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टोरी का वो है फ्रेडरिक ए उर्खात, ठीक है। तो ये जो लास्ट पेज था इसकी ये बात थी कि भाई इसमें आपको एक एक्टिविटी दी थी जिसमें आप बटरफ्लाइज को पकड़ के उन पर टैग लगाएंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से रिसर्च जो है जो चल रही है बाय डॉक्टर फ्रेडरिक उर्खात, उससे क्या होगा ना, हर कोई फिर पार्टिसिपेट भी कर पाएगा और एक रिसर्च हो पाएगी कि कौन सा बटरफ्लाई कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सो ये कौन है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के हैं। क्लियर? ऑलराइट। Ibright's mother wrote to Dr. Urquhart. Ibright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब होता क्या है कि इब्राइट की मॉम जो है उन्होंने भी डॉक्टर उर्खात को एक लेटर लिख दिया कि हाँ मेरा बेटा पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद जो इब्राइट हैं वो भी जो भी टैग होते हैं जो चिपक जाते हैं आसानी से, वो बटरफ्लाई पे चिपका के उसको छोड़ देते थे। अब इसकी एक्टिविटी में होता क्या है कि जहाँ पे भी ये टैग वाला बटरफ्लाई किसी को मिलेगा जो इस बुक के बारे में जानता है, वो उस टैग को किसको भेज देंगे? डॉक्टर उर्खात को। Butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer. Chase them one by one. Won't catch very many. Next step for Ibright was to raise a flock of butterflies. Would catch a female monarch, take her eggs, raise them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to butterfly. अब होता क्या है भाई, एक एक बटरफ्लाई को पकड़ो, टीडियस टास्क हो जाएगा, फिर आपको कभी एक मिलेगी, बहुत कम नंबर मिलेंगे, तो इससे कलेक्शन थोड़ा टीडियस हो रहा था। और एक सीजन भी अप्रोप्रिएट होता है कि भाई इसी वक्त आप बटरफ्लाइज कलेक्ट कर सकते हो। अब वो सीजन ही चला जाएगा तो फिर क्या मतलब। इसीलिए बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो है वो टोटल 6 हफ्तों का होता है लेट समर में। तो एक एक बटरफ्लाई को चेस करना, पकड़ना, इससे ज्यादा बटरफ्लाइज नहीं मिल पाएंगी। तो इब्राइट का नेक्स्ट मोटिव था कि क्यों ना मैं बटरफ्लाइज को रेस करूं अपने ही घर में। तो वो क्या करते थे, एक मोनार्क बटरफ्लाई के एग्स ले लेते थे और उसको रेस करने लगे अपने बेसमेंट एरिया में। जिससे क्या होगा, जिससे पूरी लाइफ साइकिल पार करते हुए वो एग्स जो है चेंज होंगे टू कैटरपिलर, देन टू प्यूपा, देन इनटू अ बटरफ्लाई। और इस तरीके से बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं वो आ जाएंगी किसके पास? इब्राइट के पास। और फिर वो ये एक्टिविटी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? ओके। Would tag the butterfly's wings, let them go. Several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब होता क्या है कि वो ऐसे ही करने लगे, वो बटरफ्लाइज के विंग्स पे टैग लगाने लगे, फिर उनको बहुत सालों साल तक वो बेसमेंट एरिया जो है ना वो बटरफ्लाई का ही एरिया बन गया था इनके घर में। और थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स देखने को मिलती थी जो डिफरेंट स्टेजेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। Eventually began to lose interest in tagging butterflies. Tedious, not much feedback. अब इतने टाइम से कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इब्राइट का जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगा इसमें, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, साथ ही साथ इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। सो इसीलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया।
In all the time he did it, only 2 butterflies he had tagged were recaptured. They were not more than 75 miles from where he lived. और ये फीडबैक क्यों नहीं था अच्छा? क्योंकि ऐसा था कि पूरा समय जितने भी टाइम उन्होंने ये एक्टिविटी की ना, उसमें सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज थी उनकी जो रिकैप्चर हुई कहीं पे, और वो भी सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पे। तो एज सच कोई खास रिसर्च में हेल्प हो नहीं पाई और बहुत कम रिजल्ट या बोल सकते हो आउटपुट मिला। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट हैप्पी विद इट एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन दैट। क्लियर? ओके। 7th grade got a hint what real science is, entered a county science fair and lost. अब finally जो इब्राइट हैं इनको पता कैसे चला कि एक्चुअली साइंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हुआ क्या ना कि 7th ग्रेड में इन्होंने एक रीजनल या काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट किया, जो कि एक साइंस फेयर था, जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट अपने मॉडल्स वगैरह लेकर आने वाले थे। सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ जीता था, बट इब्राइट को कोई प्राइज नहीं मिला, और जब वो हार गए ना, ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। His entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. Realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब होता क्या है कि उनकी एंट्री जो थी ना, उन्होंने फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड दिखा दी बस सीधे जाके, एंड इससे क्या हुआ, वो स्लाइड लेके गए, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा दिया, उनके लिए यही साइंस थी। बट एक्चुअली बाकी जो विनर्स थे ना, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ नया किया था उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखा दी थी, एक डिस्प्ले नहीं दे दिया था। इससे उनको क्लियर हुआ कि भाई रियल साइंस क्या होती है, जब आप कुछ असली एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ बना हुआ ऑलरेडी दिखा दोगे तो वो साइंस नहीं है। Competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. He knew that for the next year's fair he would have to do a real experiment. और अब उनको बुरा तो लगा, बट इससे ऐसा नहीं था कि उन्होंने छोड़ दिया पार्टिसिपेट करना। ये बेस्ट बात है ब्राइट के बारे में कि उन्होंने इससे सीखा कि भाई मुझे अब अगले साल के फेयर के लिए रियल एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे जीतना है, एंड दैट इज हाउ वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। Subject knew most was the insect work he had been doing in the past several years. Wrote to Dr. Arkhud for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब होता क्या है कि इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में था, इंसेक्ट्स वगैरह कलेक्ट करते थे ये, मतलब बटरफ्लाइज कनेक्ट करते थे, तो इंसेक्ट से रिलेटेड काम में इनको इंटरेस्ट भी था और नॉलेज भी था। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने डॉक्टर उर्खात को लिखा कि भाई मुझे आइडियाज़ चाहिए कि मैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। बहुत सारे सजेशंस भेजे उन्होंने भी हेल्प की, ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद पूरे हाई स्कूल में इन्होंने इसी चीज़ों पे काम किया, बिजी रहे ब्राइट, और ऐसे वो काउंटी फेयर्स में, इंटरनेशनल फेयर्स में प्राइजेस जीतने लगे। 8th grade project tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 8th grade में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो नेक्स्ट ईयर था। क्या पार्टिसिपेट किया इन्होंने कोशिश की कि ये एक वायरल डिसीज का कारण ढूंढेंगे जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं और जो कैटरपिलर्स हैं उनके, वो हर कुछ सालों में उनकी डेथ हो जाती है। थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय बीटल। इनको लगा इब्राइट को कि शायद हो सकता है कि जो बीटल है इंसेक्ट, वो इस डिसीज को कैरी करता है। ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। इसीलिए क्या किया उन्होंने, उन बीटल्स की प्रेजेंस में उन कैटरपिलर्स की रेजिंग स्टार्ट कर दी। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर डेथ हो रही है तो मतलब बीटल ही कारण है, अदरवाइज कुछ और होगा। Didn't get any real results, but went ahead and showed that he had tried the experiment. This time he won. But इसका कोई रिजल्ट as such मिला नहीं इब्राइट को, बट उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया जाके फेयर में कि भाई मैंने ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, और उनको प्राइज मिला। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। और अगले साल का प्रोजेक्ट था कि इनको थ्योरी टेस्ट करनी थी कि क्या सच में वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी या इमिटेट करती हैं। थ्योरी सेज वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो मोनार्क्स जो है वो टेस्टी नहीं होते, तो वाइसरॉय खुद बचने के लिए मोनार्क जैसे दिखते हैं उनको कॉपी करते हैं। वाइसरॉयज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि वाइसरॉयज बर्ड्स खाती हैं, मोनार्क नहीं खाती, तो अगर वाइसरॉयज मोनार्क जैसे दिखेंगे तो वो मोनार्क समझ के उनको भी छोड़ देंगी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो जितना जितना वो मोनार्क के आसपास भी दिखेंगे, ज्यादा कॉपी दिखेंगे, उतना ही कम चांस होगा उनका मरने का, एंड द बर्ड्स वुड नॉट ईट देम। क्लियर? ओके। इब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। तो यही उनका प्रोजेक्ट था कि देखते हैं कि मोनार्क को खाएंगी कि नहीं खाएंगी बर्ड्स। फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। और उन्होंने पता लगाया कि स्टार्लिंग बर्ड जो होती है वो नॉर्मल खाना खाती नहीं है पक्षियों का, बल्कि वो तो सारे मोनार्क्स को खा जाती हैं जिसे बाकी बर्ड्स नहीं खाती। इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। उस वक्त तो कुछ प्रूफ नहीं हो पाया, बट आगे जाके कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके सच में प्रूफ किया कि वाइसरॉयज बटरफ्लाइज जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। क्लियर?
प्रोजेक्ट फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और उनका ये जो प्रोजेक्ट था कॉपी वाला, ये जीता। क्या प्राइज जीता? जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज जीता एब्राइट ने, एंड इनका थर्ड प्राइज आया था पूरे फेयर में। सो नहीं जीतने से एकदम से जीत जाना, समझ रहे हो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और यही हमको सीखने को मिलता है एब्राइट से कि यू शुड नेवर गिव अप वंस यू लॉस्ट द गेम और यू लॉस्ट द कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये नहीं इसके बाद जीत ही नहीं सकते। अब आपको डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत करनी है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली विन समथिंग और द एल्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन indirectly which led to his new theory on the life of cells। अब सेकेंड ईयर जब था इनके हाई स्कूल का, इब्राइट का, तो इन्होंने एक रिसर्च चालू की जिसमें ये कुछ डिस्कवरी वगैरह या रिसर्च कर रहे थे, एंड इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर कर लिया। और इस हार्मोन से इनडायरेक्टली, मतलब ये जो रिसर्च थी, डिस्कवरी थी जो इंसेक्ट हार्मोन की, इससे इनडायरेक्टली एक और चीज की डिस्कवरी हो गई, वो था न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। क्लियर? ओके। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? अब यहाँ पर जो है ना हाई स्कूल का प्रोजेक्ट, सेकेंड ईयर के हाई स्कूल का, मतलब हाई स्कूल का सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट, वो ये था कि यहाँ पर ये जो मोनार्क का प्यूपा होता है उस पर जो डॉट्स बने रहते हैं, कितने डॉट्स बने रहते हैं? 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। ये स्पॉट्स का मतलब क्या है? लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ दीज 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जो कि मोनार्क प्यूपा पे प्रेजेंट होते हैं। एवरीवन अज्यूम्ड स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल एंड डॉक्टर उरकात डिडंट बिलीव इट। ज्यादातर जो लोग इस बात पे सोच रहे थे कि थोड़ा रिसर्च वगैरह करेंगे, उनके हिसाब से ये स्पॉट्स जो है वो ऐसे डेकोरेशंस थे, ऑर्नामेंटल हैं, इसीलिए वो लगे हुए हैं। ठीक है, बट जो डॉक्टर उरखात हैं उनके हिसाब से ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, कुछ तो यूज होगा उन 12 स्पॉट्स का, ये वो सोचते थे। एंड इस पे काम करना चालू कर दिया इब्राइट ने। क्लियर? एंड क्या हुआ भाई? टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट became first to build a device showed spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। अब होता क्या है कि इस चीज का आंसर जानने के लिए कि ये टाइनी गोल्ड स्पॉट्स का मतलब क्या है, इब्राइट और एक और एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट जो हैं, दोनों ने मिलके पहली बार एक मशीन बनाई। वो था एक डिवाइस जो कि हेल्प कर रहा था ये बताने में कि ये जो स्पॉट्स हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। Project won Ebright first place in the county fair and entry into international science and engineering fair. There he won third place for zoology। अब होता क्या है, इब्राइट जो है ये जब प्रूव करते हैं कि एक डिवाइस बनाई उन्होंने, फिर उससे वो स्पॉट्स जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद इनको ऑब्वियसली ये डिजर्व करते हैं फर्स्ट प्राइज, तो इनको फर्स्ट प्राइज मिला। साथ ही साथ इनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, जहां पर इनको थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। Got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। मैंने आपको in the beginning ही बोल दिया था कि this chapter is not difficult to understand। Definitely you have to give time to this chapter for learning the details, the facts, the names, the theories, the prizes। तो ये सारी चीजें रटना तो नहीं कहूंगी, मतलब इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है, तो जब हम समरी पढ़ेंगे ना, आपको यही सारी चीज़ें मैं कुछ 3-4 स्लाइड्स में दे दूंगी, तो ताकि आप इन सबको बार बार रिवाइज करके उसे दिमाग में रख पाएं। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, जैसे फेयर हो गया, कहाँ एंट्री मिली, कहाँ की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी है, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इनको चांस क्या मिला? ऑब्वियसली यहाँ पर इनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी डिवीजन में इस इंटरनेशनल फेयर में। साथ ही साथ इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो इंसेक्ट्स से रिलेटेड होता है वो एंटोमो होता है। ठीक है, तो जहाँ इंसेक्ट्स की रिसर्च यहाँ स्टडी की जाती है उस लेबोरेटरी में, द लेबोरेटरी वॉज ऑफ विच इंस्टीट्यूट? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और यहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला, दैट ही कैन वर्क ड्यूरिंग समर टाइम in this laboratory। Clear? Okay। High school junior Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa and he didn't leave it। मतलब ये भी एक चीज़ बहुत सीखने को मिलती है कि जो इब्राइट हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उनको एक रिजल्ट मिल गया तो उन्होंने आगे छोड़ दिया उस चीज़ पे काम करना, नहीं, वो उस ही सोर्स पे, उस ही सब्जेक्ट पे बहुत टाइम तक काम करते रहे। ठीक है, तो अब वो हाई स्कूल जूनियर हैं एंड उन्होंने बहुत सारे एडवांस एक्सपेरिमेंट्स किए इस ही मोनार्क प्यूपा पे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer। He got third prize इस वाले फेयर में लास्ट टाइम, है ना। This time for this particular experiment जो भी वो कर रहे थे, he got first prize and again got the opportunity to work summer time पे in this laboratory। Clear? Okay।
Senior year went a step further, grew cells from a monarch's wing in a culture, showed cells would develop into normal butterfly wing scales if fed the hormone from gold spots. इसके पहले उन्होंने बोला कि भाई ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब उन्होंने एक और बार क्या किया, सीनियर ईयर में उन्होंने एक और चीज की, अब इसको प्रूव कर रहे हैं वो। उन्होंने इन सेल्स को, जो मोनार्क बटरफ्लाई के या विंग के जो सेल्स थे ना, उसको ग्रो कर रहे थे, कल्चर उन्होंने बनाया, मतलब ऐसी कंडीशन बनाई जो चाहिए रहती है, और उसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि सेल्स का डिवीजन तभी होगा या ग्रोथ तभी होगी एक बटरफ्लाई की जब उसको वो हार्मोन दिया जाए जो कि वो स्पॉट से प्रोड्यूस होता है। सो दिस हार्मोन वाज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, ऐसा उन्होंने प्रूव किया इस पर्टिकुलर स्टेप में। क्लियर? ओके। That project won first place for zoology at the International Fair, spent the summer after graduation doing further work at Army Laboratory and at the laboratory of US Department of एग्रीकल्चर। अब ये जो प्रोजेक्ट था वो जीत गया फर्स्ट प्राइज, ऑब्वियसली डिजर्व करता है। और फिर उन्होंने अपना पूरा समर जो है ग्रेजुएशन के जस्ट बाद कहाँ पे किया, कहाँ बिताया, वही आर्मी लेबोरेटरी और एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी ध्यान में रखना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। Following summer, after freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. इसके बाद जो आने वाले समर सीजन था तब के टाइम पे एज अ फ्रेशमैन, अभी स्टार्टिंग हुई उनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वापस से क्या किया, उस लेबोरेटरी चले गए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के का जो था ना, ये वाला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके लेबोरेटरी में वापस चले गए वो। एंड उन्होंने और काम किया इस हार्मोन पे, इसको छोड़ नहीं दिया कि लेट इट बी, मैंने 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए, नहीं। ये एक अच्छे साइंटिस्ट की क्वालिटी होती है कि वो लगे रहे उस हार्मोन पे और एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। क्लियर? ओके। यूजिंग लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। नाउ सी, जब केमिकल स्ट्रक्चर की बात आती है ना, ये सब पता करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जो ऐसे ही लेबोरेटरीज में अवेलेबल होते हैं। तो इनको वो चांस मिला, तो ही डिडंट वांट टू वेस्ट इट, तो उन्होंने जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यूज़ किया ताकि उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पता कर पाए। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life came while looking at X-ray photos of chemical structure of a hormone. क्या दिया हुआ है कि करीबन 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, इनका जूनियर ईयर था, इब्राइट को एक आइडिया आया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, जिस पे बहुत टाइम से काम चल रहा था सेल थ्योरी पे, उस पर उन्होंने सोचा चलो मैं भी कुछ काम करता हूँ। केम वाइल लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, कब ये दिमाग में आया उनके कि मुझे ये सेल थ्योरी पे काम करना है या कुछ, तो उनको आइडिया मिला है जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे इस केमिकल स्ट्रक्चर के, जो उन्होंने फाइंड कर लिया, तो इसके वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तब के टाइम पे इनके दिमाग में ये सेल थ्योरी दिमाग में आई। एंड हाउ इट वेंट ऑन, लेट्स रीड अबाउट इट। Saw those photos, Ebright didn't shout, Eureka, or even I have got it. Believed, along with his findings about insect hormones, photos gave him the answer to one of biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. अब होता क्या है कि जैसे वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे ना वो केमिकल स्ट्रक्चर के, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एकदम से चिल्लाने लगे वाह मैंने कर दिखाया, यूरेका, ये ऐसा करके कुछ भी नहीं उन्होंने दिखाया एक्साइटमेंट, वो बस अपने दिमाग में उनके चल रहा था कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, सो ही बिलीव कि जैसे उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन की चीज़ें खोजी हैं या फाइंड किया है द केमिकल स्ट्रक्चर एंड स्टफ, यही फोटोज जो हैं एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पजल और कंफ्यूजन जो था उस वक्त, उसका आंसर देंगे। और वो कंफ्यूजन क्या था कि सेल जो है वो डीएनए पे लगे ब्लूप्रिंट को पढ़ कैसे लेता है। ठीक है, जैसे वो ब्लूप्रिंट बना रहता है डीएनए का, कभी आप अगर जाके बायोलॉजी लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये जेनेटिक्स पढ़ोगे जब, तो जो डीएनए होता है ना उस पर जो भी रीडिंग होती है कि कैसे क्या बनने वाला है नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड स्टफ, तो वो पढ़ते हैं कौन, सेल्स। तो वो सेल्स कैसे पढ़ते हैं डीएनए का ब्लूप्रिंट, इस पे बहुत बड़े टाइम से क्वेश्चन मार्क था, और उसका आंसर शायद इनकी ये जो थ्योरी या एक्सरे फोटोज है वो दे देंगे। क्लियर? ओके। DNA is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं तो वो हेरिडिटी है, वो जेनेटिक्स है। ये सब चीज़ का जो होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स पे जाएंगे या उनकी क्वालिटीज आएंगे, हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर एंड स्टफ, ये सब DNA का काम है। तो ये है DNA, that is deoxyribonucleic acid, determines the form and function of the cell which is blueprint for life. तो DNA जो है वो हमारे सेल का कैसा वो दिखेगा फॉर्म, साथ ही साथ कैसे फंक्शन करेगा, क्या फंक्शन करेगा, वो सब इसका काम होता है। इसीलिए DNA को ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ कहते हैं। इब्राइट
देन जेम्स आर वोंग हिज कॉलेज रूममेट, यानी दो लोग थे जो इस थ्योरी पे काम करने लगे, इब्राइट और जेम्स आर वोंग। अगर आपको याद हो जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर तो स्टार्टिंग में था ना कि इनका वो जो जर्नल था उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ, इनके एक क्लास स्कूलमेट या कॉलेजमेट थे जिसके साथ इन्होंने ये पब्लिश कराया, राइट। तो वो कॉलेजमेट यही है, जेम्स आर वोंग। क्लियर? तो इब्राइट और जेम्स आर वोंग दैट इज उनके कॉलेज के रूममेट, ये पूरा टाइम काम करते रहे, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन टुगेदर, लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। तो ये रात भर लगे रहे इब्राइट और जेम्स आर वोंग कि हमको प्रूफ करना है कि थ्योरी कैसे काम करती है। तो इन्होंने रात भर बैठ के ड्राइंग्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए डीएनए के कि किस तरीके से ये काम करता है। एंड फाइनली जब इनको सब समझ आ गया, इन्होंने एक साथ बैठ के ये थ्योरी को एक पेपर में लिखा कि भाई वो कैसे काम करती है। क्लियर? एंड लेटर ऑन यही पब्लिश हुआ था जो हमने बिगनिंग में पढ़ा हुआ है। Surprising no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honors, second in the class of 1510. So इतने बच्चों की क्लास में ये सेकंड आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, ही nobody knew him, surprisingly वो अपने काम में लगे रहते थे, nobody knew him, but he was the one जो graduate हुए with highest honors, and साथ ही साथ ये सेकंड आए in the class of so much of strength। और इतना ही बहुत बड़ी बात होती सेकंड आना, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। इब्राइट became a graduate student researcher at Harvard Medical School। इसके बाद once he was done with his graduation, वो कहाँ पर चले जाते हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। began doing experiments to test his theory. If theory proves correct, will be a big step towards understanding the processes of life. Might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. तो तब के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, अभी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट तब के टाइम पे इट वॉज अ वेरी बिग थिंग ये सब चीज़ें करना, है ना। हमको तो पता भी नहीं चलता कितनी मेहनत लगती है, एंड देन दे डिस्कवर सच थिंग्स। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं स्टार्ट कर दिए ताकि ये थ्योरी प्रूफ कर सकें। अगर ये थ्योरी प्रूफ कर देता है कि हाँ ये जो भी इनके हिसाब से चल रहा है वो सही है, अगर ये थ्योरी करेक्ट है, तो इससे ना बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक डिस्कवरी हो जाएगी बहुत ही बड़ी, टू अंडरस्टैंड कि लाइफ के प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। एंड ऑल्सो कैंसर या कुछ ऐसी डिसीजेस जिसकी जानकारी के लिए, जिसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे क्या कर सकते हो, वो भी जानना इसी थ्योरी से रिलेटेड हो जाएगा। इसीलिए दिस थ्योरी वॉज अ बिग थिंग कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही सेल्स पढ़ते हैं ब्लूप्रिंट को एंड स्टफ, तो फिर फॉर श्योर ये बहुत सारी डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। क्लियर? ओके। Possible because of Ebright's scientific curiosity, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. And yes, Ebright का जो हमेशा से एक curiosity था दिमाग में कि मुझे ये करना है, या फिर ये क्यों हुआ, क्या है वो 12 spots, या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो उनके दिमाग में चल रहा था, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to the theory of cell life। तो वो चल क्या रहा था कि 12 spot का काम क्या है, हार्मोन है, हार्मोन कैसे काम कर रहा है वो देखा, मतलब सेल्स का कल्चर वगैरह डिवीजन देखा, उसके बाद जो क्या बोलते हैं हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर वो पता लगाया, और उससे इनडायरेक्टली क्या हुआ, इवेंचुअली इनको जो सेल थ्योरी है या थ्योरी अबाउट सेल लाइफ है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई। तो उनका जो पैशन था, उनका जो क्यूरियोसिटी था, इंक्विजिटिव नेचर है, उससे बहुत सारी चीज़ें हो गई। Richard E. Bright interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests। अब हम तब से पढ़े जा रहे हैं कि रिचर्ड इब्राइट का साइंस में कितना इंटरेस्ट है, बटरफ्लाई से रिलेटेड एंड स्टफ लाइक दैट। क्या पर इन्हीं चीज़ों में उनको इंटरेस्ट था और कुछ नहीं पसंद था? ऐसा कुछ नहीं है। रिचर्ड इब्राइट हमेशा से साइंस में इंटरेस्टेड रहे हैं सिंस हिज फर्स्ट, मतलब जब से इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, सिंस हिज फर्स्ट इंस्टेंस जब से इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट किए, बट इतना भी डीप नहीं था इसलिए कि वो और चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड भी थे, साथ ही साथ वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी करते थे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Ebright became champion debater, public speaker, a good canoeist, all-round outdoor person, expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits। अब रिचर्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही एक अच्छे साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ वो बहुत ही बढ़िया डिबेटर रहे हैं, चैम्पियन डिबेटर रहे हैं। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल किया है, बहुत बढ़िया कैनोइस्ट रहे हैं, हमेशा उन्होंने आउटडोर पर्सन होते हैं ना, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं, जनरल फोटोज़ नहीं बल्कि एक्सपर्ट फोटोग्राफर रहे हैं। एंड येस, नेचर और साइंटिफिक चीज़ें जो होती है उससे रिलेटेड उन्होंने फोटोग्राफी की है। हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज अ स्टूडेंट because learning was easy, turned a lot of his energy towards the debating and model United National clubs। अब देखो जो रिचर्ड इब्राइट थे हाई स्कूल में, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, स्टफ लाइक दैट, नहीं।
वो एक स्टूडेंट तो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए पढ़ना बहुत आसान था, उनको मज़ा आता था, बट साथ ही साथ उन्होंने अपना जो ध्यान था ना वो और भी चीज़ों में लगाया, और भी चीज़ों में डायरेक्ट किया, जैसे कि उन्होंने डिबेट करना या मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ों में ध्यान किया। क्लियर? ओके। फाउंड समवन टू एडमायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिचर्ड का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या कोई उनका रोल मॉडल था? डेफिनेटली था। रिचर्ड फाउंड समवन टू एडमायर, और वो थे रिचर्ड ए व्हीरर, विच हु वाज सोशल स्टडीज टीचर एंड ऑल्सो एडवाइजर टू बोथ द क्लब्स। तो ये क्लब्स के पार्ट थे, अभी देखा प्रीवियस वाली लाइन में। तो यहाँ पर रिचर्ड ए व्हीरर इनके सोशल स्टडीज टीचर थे, साथ ही साथ ये जो हैं दोनों क्लब्स के एडवाइजर भी रहे हैं, और इनको एडमायर करते थे कौन? रिचर्ड ए ब्राइट। Mr. Wheeler, perfect person for him then, opened his mind to new ideas. Richard would always give that extra effort, Mr. Wheeler said. तो Mr. Wheeler जो हैं वो उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, तभी रोल मॉडल थे, एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ की तरफ उनका दिमाग केंद्रित करवाया, या फिर कह सकते हो डायरेक्शंस दिए उनको कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। साथ ही साथ मिस्टर व्हीलर ये कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, हर चीज़ में वो अपनी मेहनत दिखाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ वो मज़े के लिए कर रहे हैं तो उसमें मेहनत नहीं करनी है, या लेट इट बी, ये तो मैं टाइम पास के लिए एक्टिविटी कर रहा हूँ, नहीं, वो हर चीज में अपना 100% देते थे। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। मिस्टर वियरर बोलते हैं कि ऐसा एक पॉइंट है रिचर्ड का जिससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, कुछ ऐसा जिससे वो बहुत खुश हो गए थे कि ब्राइट एक बहुत ही अच्छी चीज़ करते थे, वो ये थी कि वो रात को 3 से 4 घंटे अपने डिबेट से रिलेटेड जो काम था उसमें लगा देते थे। इसके अलावा वो अपना टाइम जो है वो बटरफ्लाइज की जो रिसर्च चल रही है उस पर भी अपना टाइम बोल सकते हो कि इनकॉर्पोरेट करते थे, उसको देते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते थे हर दिन, नहीं, ही यूज टू गिव 3 से 4 घंटे डिबेट को भी, साथ ही साथ अपनी रिसर्च पे भी उन्होंने अपना ध्यान लगाया, एंड ऑल्सो उनके और भी इंटरेस्ट थे, उन सब चीज़ों में भी वो अपना 100% देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, मिस्टर व्हीलर। फिर मिस्टर व्हीलर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है रिचर्ड के बारे में कि रिचर्ड इब्राइट जो हैं वो एक कॉम्पिटिटर रहे हैं, मतलब उनमें एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट है, बट गलत तरीके से नहीं। उनके दिमाग में ये नहीं था मुझे हराना है, उनके दिमाग में कंपटीशन का पॉजिटिव साइड है कि मुझे जीतना है। क्लियर? ओके। He explained Regent wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best, one of the ingredients in the making of a scientist. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर के हिसाब से what is that ingredient जो कि एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आगे पढ़ेंगे और भी, ठीक है। तो रिचर्ड इब्राइट के लिए बोलते हैं मिस्टर वियरर कि रिचर्ड कभी इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते थे कि उनको प्राइज चाहिए या उनको बस जीतना है, नहीं, उनको वो टाइटल नहीं चाहिए था, उनको जीतना इस चीज़ के लिए रहता था कि वो अपना बेस्ट करें। बेस्ट करेंगे मतलब जीत जाएंगे, तो उनको अपना बेस्ट देना ये पसंद था, ना कि सिर्फ प्राइज जीतना। क्लियर? फॉर द राइट रीजन ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और सही चीज़ों के लिए उनको बेस्ट होना था। ऐसा नहीं कि मैं सबसे अलग रहूँ, सबसे बेस्ट रहूँ, मेरे आगे कोई ना रहे, नहीं, मुझे अपना 100% देना है, ये उनका तरीका होता था मिस्टर इब्राइट का, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, एंड दैट इज़ हाउ उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमको इम्प्रेस करती हैं, साथ ही साथ हमको सिखाती हैं। ऑल्सो मिस्टर वियरर कहते हैं कि यही चीज़ जो है ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, वन ऑफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है टू बिकम अ साइंटिस्ट, कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हो फॉर द राइट रीजंस। क्लियर? ओके। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। अब हम बात करें अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए। सबसे पहले एक फर्स्ट रेट माइंड चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन दिमाग चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, आपको जानने की इच्छुकता होनी चाहिए कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है। ऑल्सो मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजन, एक विल होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे राइट रीजंस के लिए जीतना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएं तो फॉर श्योर एक पर्सन जो है साइंटिस्ट बन सकता है। सो इस तरीके से सबसे पहले एक अच्छा दिमाग चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, एंड ऑल्सो राइट रीजंस के लिए जीतने की इच्छा चाहिए। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, और रिचर्ड इब्राइट में ये सारी ही बातें थी। From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright had never lost his scientific curiosity. Also, जब से उनकी मॉम ने उनको ये बुक गिफ्ट की थी, टाइटल था The Travels of Monarch 10, तब से ही साइंस के दरवाजे जो हैं उनके लिए खुल गए थे। He never lost his scientific curiosity, never ever, हमेशा लगे रहे वो। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो उन्होंने कितना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो हार गए थे पहली बार। जब हमने देखा, जब उन्होंने स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉक टिश्यू की, तो वो गिव अप कर सकते थे कि नहीं मेरे लिए फील्ड बनी नहीं है,
पर उनको समझ आया कि वो गलती कर रहे थे, वो बने तो हैं उसके लिए पर गलती कर रहे थे, फिर अपने उन्होंने जी जान लगा दिया एंड यू सी कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्योंकि आपको ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि आपको लाइफ में किस तरीके से अपना जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, वो रखना है। यू शुड नेवर बी लाइक कि मेरा एक एग्जाम खराब हो गया तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, मैंने क्या गलतियां की एक एग्जाम में वो मुझे दूसरे में नहीं दोहरानी है, अपना बेस्ट देना है। ऑल्सो मुझे अपना बेस्ट देना ही देना है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो। डेली वही एंथुजियाज्म, वही नंबर ऑफ आवर्स, वही प्रैक्टिस होगी तभी तो आगे जाके अच्छे मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि कोई है जो इतनी मेहनत कर रहा है। और अगर आप उसको बीट करना चाहते हो या राइट रीजंस के लिए जीतना चाहते हो, जैसे कि इब्राहिम के दिमाग में था, तो फॉर श्योर आपको डेली ही उतना 100% देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एंड अब हम समरी पढ़ लेते हैं सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट दिस, मतलब आपके दिमाग में एक और बार रिविजन हो जाए। एंड ऑल्सो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कोई पॉइंटर्स चाहिए तो वो समरी जो है वो अपने पास आप रख सकते हो। क्लियर? ओके, चलिए अब समरी देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की। सो वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग द कंप्लीट लेसन। बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, एंड इफ यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें आपको इन फैक्ट्स को मेंशन करना है तो आप इसको अपने हिसाब से कभी सेकंड ग्रेड, कभी हाई स्कूल, ये सब नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए इस चैप्टर में इतने फैक्ट्स हैं कि आपको वो प्लीज ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ इसको अगर ऐसे पढ़ोगे ना कि अच्छा ठीक है पहले उन्होंने ये अचीव किया, फिर ये अचीव किया, कौन सी क्लास में थे, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। अदरवाइज रटने बैठोगे तो आपको भी पता है कि सीधे एग्जाम वाले दिन ही भूलने वाले हो। ठीक है, सो इसीलिए लेट्स रिवाइज अगेन, वापस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दूंगी मैं। एंड व्हाई वी रेड दिस चैप्टर वो बहुत क्लियर है, बट देन टू अगेन वील रीड इट। ओके, सो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अबाउट अ क्यूरियस चाइल्ड रिचर्ड इब्राहिम एंड अ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये पूरा चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कैसे कोई साइंटिस्ट बना। कोई कौन है? रिचर्ड इब्राहिम। तो ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिनका नाम है रिचर्ड इब्राहिम एंड ये हमेशा से ही बड़े क्यूरियस रहे हैं। ये नेचर हम सब में होना चाहिए कि एक क्वेश्चन करने का नेचर, नॉट लाइक यहाँ ये क्यों वैसा क्यों, इरिटेट टाइप का नहीं, मतलब एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है अगर मैंने ये कॉम्पिटिशन हारा या मैं फेल हो गया तो क्यों हुआ, व्हाट कैन आई डू ताकि मैं जीत जाऊं, या जो जीता उसने ऐसा क्या किया था। ऐसी चीजें जो होती है ना लाइफ में, एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, वो वाली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और वही किसमें थी हमेशा से रिचर्ड इब्राहिम में, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। एंड उनकी क्या जर्नी रही है, हाउ ही बिकेम अ वेरी वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, वो पूरा चैप्टर में बताया। इब्राहिम ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। सबसे पहले तो कहां पर ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप है? नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। द स्टोरी इज अबाउट अ रिनाउंड साइंटिस्ट रिचर्ड इब्राहिम हु हैड रिसीव्ड, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड स्कैरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ही वेल नोन ये अवार्ड्स हैं, ठीक है, और ये सब इनको मिला है अवार्ड, सर्ल स्कॉलर अवार्ड और दूसरा स्क्लेरिंग प्लो अवार्ड, किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। Next, he was very fond of collecting butterflies and this fascination opened the world of science to him. इनका जो स्टार्ट हुआ, पहला कदम जो इन्होंने साइंस की दुनिया में रखा है वो था इनका बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का जो इनका फैसिनेशन था। यू माइट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट पीपल, अगर जैसे आप इंटरव्यूज देखते हो ऑफ द पीपल हु हैव ग्रेट, कोई सिंगर है या कोई ग्रेट डांसर है, तो आपको पता चलेगा कि या तो कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन से जब उनको बोलना भी नहीं आता था तभी से दे स्टार्टेड शोइंग साइंस कि शायद ये सिंगर बनेंगे या शायद ये डांसर बनेंगे या शायद इनको ऐसे कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है, लिखने में इंटरेस्ट है या स्टफ, और पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो और उनको वो रिस्पेक्टिव जो पार्ट है जो फील्ड है उसमें और प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। करेक्ट। कुछ लोग हैं जिनका इंटरव्यू से आपको पता चलेगा कि हमें हमेशा से लगता था कि वी आर मेंट फॉर डूइंग दिस, या हमेशा से ही एक इंक्लिनेशन था कि नहीं मुझे सिंगिंग करनी है या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे ये चीज़ें देखकर बहुत बुरा लगता था, देन आई अंडरस्टूड कि मुझे एनजीओ खोलना है स्टाफ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपका एक जो पहला कदम है वो आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मैं इस चीज़ के लिए बना। सेम गोज विथ रिचर्ड इब्राहिम, ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ साइंस। और ये कैसे पता चला? द टाइम फ्रॉम विच ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तभी से उनका जो एक फैसिनेशन था, एक जो लव था फॉर साइंस, दैट जस्ट स्टार्टेड। इब्राहिम ऑलवेज हैड क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ऑल्सो टू बिकम अ साइंटिस्ट यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपके पास ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बिकॉज एक साइंटिस्ट जो है वो जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं उसी पे नहीं काम करते, दे जस्ट थिंक बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, देन दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, फिर और कोशिश करेंगे एंड ऐसी सारी चीजें। सो दिस पर्सन
इब्राइट, ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग थिंग्स, ऑल्सो उनका जो माइंड है इट वॉज वेरी शार्प, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. तो वो इंटेलिजेंस, शार्प माइंड और जो इनकी क्यूरियोसिटी है, दे ऑल गॉट मिक्सड अप, और इस तरीके से वो अपना जो साइंटिस्ट बनने का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं. Ebright's mother always encouraged him. But yeah, हमेशा everybody has this one motivation in life. देखो इस particular एक लाइन पे भी ना क्वेश्चन आ सकता है अगर देखा जाए तो. What if you get a question to write about your life? Like as Ebright's mother played a major role in Ebright's life. Who is that person who played the same role in your life? मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए then too you can link it, right? So be prepared with every line. So वही चीज है. Now you will also answer obviously, आप अपनी फैमिली का किसी का नाम दोगे. इट कुड बी योर मॉम, इट कुड बी योर डैड, इट कुड बी एनी एल्डर ब्रदर सिस्टर, या फिर कोई कजन ब्रदर सिस्टर, या फिर हो सकता है आपके टीचर या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इन योर फैमिली या इन योर नेबरहुड जिसको देख के आप प्रेरित हुए कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस. तो ऐसे एक ना एक पर्सन सबकी लाइफ में होता है जो एनकरेज करता है, लाइक सॉर्ट ऑफ अ रोल मॉडल, है ना. एंड अगर वो नहीं है तो माइट भी आपने भी कुछ डिसाइड ही नहीं किया, लाइक यू हैव नेवर ओपन योर माइंड कि हाँ देयर इज समबडी दैट आई लुक अप टू, है ना. सो वैसे ही इब्राइट्स की जो मॉम है, शी ऑलवेज एनकरेज्ड हर सन. बहुत छोटे थे इब्राइट व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर, एंड तभी से उनकी मॉम इज द ओनली कंपेनियन, एंड उनकी मॉम के लिए ओनली कंपेनियन वाज इब्राइट. तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो हर एक वो चीज़ प्रोवाइड कर सके इब्राइट को जिससे वो अपना साइंटिस्ट बनने का जो जर्नी है उसे बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाए. She took him on trips, also got him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments that helped Ebride in many ways. Also, it is not like she just gave a verbal motivation, नहीं तुम कर सकते हो and बस नहीं. She made sure कि वो जो भी provide कर सकती हैं, she did that. Obviously, Ebride scientist बनेंगे क्या होगा, that was not in her mind maybe, but she already knew that her son is very very interested in science. So that is the reason उन्होंने हमेशा उसको support करने के लिए वो सारी चीज़ें provide की that could help Ebride in many other ways. For example, उनको ट्रिप्स पे लेके जाना so that he could just kind of understand different things. Also जो भी requirements होती हैं, the equipments like telescopes, microscopes, cameras, जो mounting material होता है, बाकी के जो equipments होते हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी वो यूज़ कर सकते थे, he got them. Like she got her son all those things. And इस तरीके से Ebride की बहुत मदद हुई है. Also जो बुक का आपको बताया गया है यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे बुक का, वो भी इनकी मॉम ही देती हैं, जो भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. अ थ्योरी विच वॉज एक्सप्लेन्ड बाय इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट वॉज पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. ऑल्सो ये वाला जो मैगजीन है उसका नाम ध्यान में रख लो, मे बी यू गेट टू राइट और टिक मार्क या जो भी जिस तरीके का भी क्वेश्चन आता है. सो एक थ्योरी जो इब्राइट और उनके जो रूममेट हैं, एक और ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, दोनों ने मिलके जो थ्योरी की बात की है, जो अभी हम लेटर ऑन बात भी करेंगे कैसे वो पहुंचते हैं उस सेल थ्योरी तक, वो ऐसा पहली बार हुआ था कि इस पर्टिकुलर जो मैगजीन है उसके आर्टिकल में पब्लिश किया गया हो. यानी किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल कभी पब्लिश नहीं हुआ था इस मैगजीन में, बट इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और ऑब्वियसली वो किसका आर्टिकल था, इब्राइट और उनके रूममेट का. एंड ये जो मैगजीन है दैट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ science. In his second grade, he had already collected all 25 species of butterflies found around his hometown. सबसे पहली बात सेकंड ग्रेड की बात करनी है. जब इब्राइट अपने सेकंड ग्रेड में थे तभी उन्होंने अपनी पूरा जो एरिया है जहां वो रहते थे वहां पर 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज की मिलती हैं. ठीक है, 25 स्पीशीज ही एग्जिस्ट करती हैं. वो सारी की सारी 25 स्पीशीज जो है कलेक्ट कर चुके थे कौन, इब्राइट. और इन सब बटरफ्लाइज का जो इमेज है वो आपको आपकी बुक में भी दिया हुआ है. सो इफ यू वांट आप देख सकते हो टू काइंड ऑफ लिंक इट विद इमेज. अच्छा ठीक है, ये जो इमेज था ये सेकंड ग्रेड के लिए था एंड ऑल. एंड कितनी स्पीशीज, 25. सो 25 पहला वाला 2 ऐसे भी लिंक कर सकते हो, सेकंड ग्रेड 25. क्लियर, ओके. His mother gifted him a book named The Travels of Monarch 10. Very very important thing, ये भी बहुत important point है इस लेसन का कि जो बुक है The Travels of Monarch 10, ये जो बुक है दिस वॉज ऑल्सो गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मॉम. तो उनकी जो मॉम है उन्होंने ये जो बुक दी ना, इससे फिर एक अलग ही वर्ल्ड चालू हो गया, एक अलग ही लाइफ हो गई किसकी, इब्राइट की. सो ये बुक का नाम ध्यान में रखना है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. डन, ओके. What was the book about? So the book was a turning point in Ebright's life, in his life, as it opened the world of science to him. The book was about how monarch butterflies migrate to Central America. So ये जो book है The Travels of Monarch 10, ट्रैवलिंग की बात हो रही है, monarch butterflies हैं. So ये सेंट्रल अमेरिका की तरफ जो इनका माइग्रेशन होता है monarch butterflies का, उस पर पूरी स्टडी थी और उस पर पूरी बुक थी. ठीक है, और इस बुक से एक अलग ही पॉइंट, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आया इब्राइट की लाइफ में. हिज लाइफ जस्ट कम्प्लीटली चेंज्ड क्योंकि दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू इब्राइट.
एंड व्हाट इट वाज अबाउट ये प्लीज ध्यान में रखना. At the end of the book, the readers were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Next important point. इस बुक के आखिरी में एक एक्टिविटी दी हुई थी कि जितने भी बच्चे ये बुक पढ़ रहे हैं उन्हें क्या करना है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज जो हैं उनको टैग करना है. एंड इससे क्या होगा ना, जिसके पास भी वो टैग वाला बटरफ्लाई आएगा, दे कैन रिमूव द टैग एंड राइट इट टू डॉक्टर उर्खात. हु? डॉक्टर फ्रेडरिक उर्खात, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा को बिलोंग करते हैं. इस तरीके से पता चलेगा कहाँ क्या माइग्रेशन हो रहा है बटरफ्लाइज का. बट या दिस वॉज अ वेरी टीडियस टास्क, बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत टाइम टेकिंग टास्क था ये. इब्राइट पार्टिसिपेटेड इन इट. यस श्योर, इब्राइट्स मॉम रोट टू उर्खात कि उनके बेटे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज हाउ उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया. ही रियलाइज दैट इफ ही विल बी chasing the butterflies one by one it would take a lot of time. Also he realized कि भाई अगर मैं एक एक करके बटरफ्लाइज को कैच करने वाला हूँ या रेस करने वाला हूँ, वट एवर, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो नेक्स्ट इस चीज़ को फटाफट करने के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, इब्राइट रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट. जो उनका बेसमेंट एरिया है घर का, वहाँ पर उन्होंने बटरफ्लाइज को रेस करना ही स्टार्ट कर दिया, फॉलोइंग द पूरी लाइफ साइकिल. एग्स लेंगे, देन पूरी लाइफ साइकिल से कैसे पूरा बटरफ्लाई बनता है, वो पूरी तरीके से उन्होंने बटरफ्लाइज को रेस करना स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक एक बटरफ्लाई नहीं पकड़नी पड़ेगी उनको, यहाँ पे अब इनके पास कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज है फ्रॉम विच ही कैन काइंड ऑफ टैग एंड सेंड देम. क्या पता एक दो रिजल्ट्स मिल जाए. बट आफ्टर सेवरल ईयर्स ही बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. तो बहुत टाइम तक तो इनका बेसमेंट एरिया जो है बटरफ्लाइज का होम बन चुका था. बट या बहुत सालों तक उन्होंने एक्टिविटी की बट as such कोई मेजर आउटकम मिला नहीं. सो इट जस्ट बिकेम monotonous फॉर हिम. दिस बिकेम बोरिंग फॉर इब्राइट एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट इंटरेस्ट टैग करने में. कि मतलब एक ही एक चीज कर रहे हैं और आउटकम नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट लूज हो जाता है. सो दैट हैपेंड विद इब्राइट. He participated in the county science fair in 7th grade. अब 2nd grade की बात हो गई. Now we move on to 7th grade, जब इन्होंने अपना पहला काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था. एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलता है जो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर लेटर ऑन भी मैं बताऊंगी. सो he lost in the fair but understood what real science is. He understood that he needed to do something exceptional. अब होता क्या है, इब्राइट जो है उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, कब? 7th ग्रेड में. अब ये क्या करते हैं ना, ये बनी बनाई स्लाइड्स लेके चले जाते हैं और बाकी जो बच्चे जो जीते थे वो रियल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे. समथिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक जो टिश्यू बनाया हुआ या स्लाइड बनाया हुआ चीज़ है वो तो ऑलरेडी किसी ने बताया है ना, किसी तो साइंटिस्ट ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे स्लाइड बनती है. वही बना के अगर आप लेके जा रहे हो तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वर्कड अपॉन. सो इस तरीके से क्या होता है, इब्राइट लॉस्ट इन दिस फेयर. वो कुछ प्राइज नहीं जीतते एंड ही फेल्ट वेरी बैड बिकॉज हर कोई ना कोई प्राइज जीत रहा था बट ही कुडंट विन. बट द बेस्ट थिंग अबाउट इब्राइट इज उन्होंने ये चीज़ पे काम किया कि what is the reason why I lost in the fair. And he lost in the fair but understood what real science is. He understood that he needed to do something exceptional. He understood other students have made or participated with a real experiment. They have worked on something, research किया है, कुछ तो काम किया है. But what I did was मैं एक बना बनाया चीज़ ले गया. So what real science is? Where you work on something exceptional, something real, something that you started, something that is unquestioned, या आप बोल सकते हैं something that is questionable and you don't know what answer is और आप उस पर काम कर रहे हो. So that is what is actual science is, correct? और वही चीज़ इनको समझ आती है. So what you get to learn from this इतना incident कि if you fail, you need to work upon the criteria कि भाई why I failed, what was the reason जिसकी वजह से मैं हार गया और कोई जीत गया, क्या कमी थी मुझ में, या what was that जो मैं नहीं ध्यान नहीं दे पाया, so that मैं इस बार उस पर इतना ध्यान दूं कि अगली बार कोई रोक ना सके मुझे जीतने से. बट हमारा जनरल क्या होता है, भाई हाँ मैं तो हार गया, मुझे तो कुछ नहीं होगा, अब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, पार्शियलिटी होती है एंड स्टफ लाइक दैट. अरे हुआ यू टू डिसाइड दैट. व्हाट यू कैन डू इज अपना बेस्ट दे सकते हो फिर से. सो ट्राई वर्किंग ऑन कि पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वाई यू फेल एंड देन यू शुड वर्क अपॉन इट. सेम थिंग इब्राइट ने किया. ग्रेट थिंग ही डिड कि ही अंडरस्टूड कि उनको रियल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने की जरूरत है एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. ही नेवर गेव अप. He continued with his efforts and started experimenting. अपनी मेहनत के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया एंड एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया. He wrote to Dr. Urquhart for ideas and received a lot of suggestions. Now he knew what he has to do. Work on something real type, like कुछ exceptional. But he didn't had much ideas. अगर पहले ही होते तो वो स्टार्ट कर देते ना अपनी प्रेपरेशन या मेहनत. So what he did was he wrote to Dr. Urquhart, वही जिनका बुक में एंड में नाम दिया हुआ है.
एंड ही रोट टू हिम कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आइडियाज या सजेशंस चाहिए, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन डिड सेंड द सजेशंस। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दैट इफ़ यू एवर ग्रो, या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया है एंड देयर इज समबडी जो आपसे पूछना चाहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो प्लीज़ सच सच उनको गाइड किया करो, ट्राई टू हेल्प देम, क्योंकि हमने अचीव कर लिया, अगर हमको भी कोई बताने वाला होता हो सकता है हम जल्दी अचीव कर लेते। सो अगर आप किसी और को गाइड कर सकते हो, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड जो है फ्लाइंग कलर्स से पास किया, यू गॉट वेरी 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 गुड मार्क्स इन योर 10th एग्जाम्स एंड नाउ यू आर इन योर 11th स्टैंडर्ड, परफेक्ट। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट सब्जेक्ट आई शुड चूज, बट देयर इज समबडी जिसने आपकी मदद की कि देखो सब्जेक्ट चूज करना है तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से पूछो, एंड देन यू अंडरस्टैंड हाँ भाई मुझे क्या करना है, एंड यू चोज द राइट सब्जेक्ट, एंड डेफिनेटली आप अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में। यू विल बी ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस पर्सन हु गाइडेड यू। सिमिलरली अगर कोई 9th स्टैंडर्ड का बच्चा कम्स टू यू, या कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कम्स टू यू व्हेन यू आर इन 11th कि दीदी भैया क्या आप बता सकते हो, हाउ कैन आई वर्क ऑन माई रिजल्ट्स, मैं कैसे टॉप कर सकता हूँ, क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, और अगर आप उनकी मदद नहीं करते उस वक्त, इफ़ यू इग्नोर, यू आर लाइक मेरे को क्या करना है, व्हाट आई विल गेट, तो क्या है भाई, गलत कर रहे हो, राइट, बिकॉज समबडी एल्स वुड हैव डन द सेम थिंग विथ यू। तो वही चीज़ है दैट इफ यू फील कि आपका गाइडेंस किसी की मदद कर सकता है, या समबडी रियली नीड्स योर हेल्प एंड यू कैन प्रोवाइड इट, बहुत आराम से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो हेल्प को, देन प्लीज गो फॉर इट। सेम चीज डॉक्टर उर्खात से पता चलता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया वो लेटर पढ़ के इग्नोर कर दिया कि व्हाई शुड आई सेंड सजेशंस, मैं थोड़ी जानता हूँ इब्राइट को पर्सनली, बट ही डिड सेंड सो मेनी सजेशंस। एंड देन in his 8th grade Ebright tried to discover the cause of, अब 7th grade में तो हार गए वो, है ना, सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए सिर्फ फेयर में हारे हैं, लाइफ में जीत गए वो, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि क्या करना है, करेक्ट। इसके बाद क्या होता है भाई, नेक्स्ट क्या होगा, 8th ग्रेड ही होगा, तो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ लो और ऑब्वियसली 7th के बाद ही उसको डील करोगे। सो अपने 8th ग्रेड में रिचर्ड इब्राइट ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही ट्राइड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द वायरल डिसीज दैट किल्ड नियरली ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो ये चीज थी कि हर कुछ सालों में मोनार्क बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स हैं, जो एक साइकिल है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, दे वर बीइंग किल्ड। अब वो रीजन क्या था, इट वॉज अ वायरल डिसीज, बट वो वायरल डिसीज का क्या रीजन था, नोबडी न्यू इट। तो ये इनको मिल गया कि क्यों ना मैं पता लगाऊं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वायरल डिसीज, जिसकी वजह से भाई मोनार्क बटरफ्लाई जो है उनके कैटरपिलर्स आर बीइंग किल्ड एवरी फ्यू ईयर्स। तो ये था उनका motive. What he did was he thought that a beetle may be the carrier of the disease, so he started breeding caterpillars along with the beetles. इनको लगा शायद जो बीटल्स होते हैं वो है जो डिसीज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है या कैरियर है वो डिसीज के, एंड दैट्स वाई ये सब कुछ हो रहा है। सो ऑब्वियसली इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, मोनार्क बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हैं, जो बीटल्स हैं, उनको एक साथ रेस करना पड़ेगा, ताकि अगर बीटल में वो डिसीज है तो वो कैटरपिलर्स की डेथ हो जाएगी, करेक्ट, नहीं होगा तो क्या पता कोई दूसरा रीजन है। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड व्हाट हैपेंड वाज ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। एक और चीज जो यहाँ से सीखते हो, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला इस एक्सपेरिमेंट से। अब सपोज देखो, बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, ये चैप्टर में बहुत डीप जाने की जरूरत है, इसलिए इतना टाइम देना बनता है। सपोज अगर आप इस जगह होते, इब्राइट जी की जगह होते, और ऐसा है कि सपोज हम ही होते, लाइक मैं होती, तो क्या होता भाई, सबसे पहली बात तो हार गए फेयर में, चलो कोई नहीं, दिखाया, दिमाग दिखाया कि चलो मुझे काम करना है, गॉट आइडियाज फ्रॉम डॉक्टर उर्खात, परफेक्ट, गॉट द आइडियाज, काम करना चालू किया, बट पहले एक्सपेरिमेंट में ही मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं फिर हार जाऊंगा, व्हाट, मतलब क्या करूँ मैं, रिजल्ट आया ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई पार्टिसिपेट इन द फेयर, अगेन आई लूज, अगेन हाउ कैन आई बी अ लूजर एंड स्टफ, ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्या किया भाई, रिचर्ड इब्राइट को कोई ऐसे खास रिजल्ट्स मिले नहीं अपने इस एक्सपेरिमेंट से, बट येस ही पार्टिसिपेटेड इन द फेयर, शोड द एक्सपेरिमेंट इन द काउंटी साइंस फेयर एंड वन इन द कॉम्पिटिशन दैट ईयर। ही डिड पार्टिसिपेट, गिव अप नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया कि भाई मैंने इस पे काम किया है, ऑल्दो आई हैव नॉट रिसीव्ड द रिजल्ट्स, बट साइंटिस्ट कौन होते हैं, हमेशा रिजल्ट आना चाहिए, नहीं, दे कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, करेक्ट। तो ऐसे ही वो अपना काम करते रहे एंड या रिजल्ट नहीं आया, बट ही डिड पार्टिसिपेट, जाके उन्होंने बताया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, एंड दी जजेस डिड फाइंड इट इंटरेस्टिंग, डिड सी इट कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है, कुछ नया किया है, तो डेफिनेटली डिजर्व करता है एक प्राइज, और वो जीते उस फेयर। क्लियर। सो ये था पहला लेसन नहीं है, मतलब 5-6 चीजें तो बातें कर चुके हैं। दिस इज द अदर लेसन, द नेक्स्ट लेसन दैट यू गेट टू लर्न। इफ यू हैव tried, you didn't get anything, you failed, but again you get up, again you try, and if again you fail, then please make sure, सबसे पहले अपने आप से 2 चीजें क्वेश्चन करो, was I working on the right thing, ठीक है। एंड इफ यू गेट अ आंसर कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मैं सच में करना चाहता हूँ, मैंने अपना बेस्ट भी दिया बट नहीं मिला रिजल्ट,
देन आस्क द सेकंड क्वेश्चन टू योरसेल्फ, रियली लाइक इतना मैंने मेहनत किया, शुड आई गिव अप? नो, आई एम नॉट गोना गिव अप। तो वही चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। हो सकता है 3-4 बार फेल हो, बट व्हाट इफ उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर लो कुछ, एंड सी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आया बट पार्टिसिपेट तो किया ना, गिव अप नहीं किया एंड जीत गए। और इसी के लिए तो इतनी मेहनत थी। अल्टीमेटली उनको समझ आया कि एक्चुअल साइंस क्या है। शायद अगर वो यहाँ पे ये स्टेप नहीं लेते, मे बी वो आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। क्लियर? ओके, चलो। Next year, he started his scientific research on testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. अब इस पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्यों कॉपी करते हैं क्या, तो वो जरूर आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ आया है, आई होप पहले आ गया हो समझ, बट नहीं आया तो फिर से वो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, 7th ग्रेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर है कि क्या था, बीटल वाला, वायरल डिसीज वाला। अब नेक्स्ट इन्हीं बटरफ्लाइज पे, बटरफ्लाइज का क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज उनको हमेशा से इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर बहुत सारी चीजें मिल रही है, टॉपिक मिल रही है, तो वाई नॉट, तो और मजा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो इनका टॉपिक था वो ये था कि क्या वायसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क्स को कॉपी करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोनार्क जो है वो डिस्टेस्टफुल होती है, बर्ड्स इनको खाते नहीं है, और वायसरॉय भी बचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इनको, ताकि बर्ड्स को लगे कि ये वायसरॉय नहीं, ये मोनार्क है और उनको नहीं खाएंगी, तो अपनी जान बचाने के लिए। मतलब ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। He wanted to find out whether birds eat monarchs or not, and finally इनको पता करना था कि क्या कोई बर्ड सच्ची में मोनार्क खाती नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा, फिर इसीलिए कॉपी करते होंगे। तो इन्होंने क्या किया ना, वो स्टडी करने लगे कि कौन सी बर्ड्स हैं, क्या सारी बर्ड्स हैं जो मोनार्क नहीं खाती। He found that a starling would eat all the monarchs it could get. Then there is this bird starling, जिसके बारे में इनको पता चला, या उन्होंने अपनी जो रिसर्च की उससे दिखा इनको कि स्टार्लिंग एक ऐसी बर्ड है जो नॉर्मल बर्ड फूड खाती नहीं है, बल्कि दिस बर्ड ईट्स ऑल द मोनार्क्स, जो बाकी बर्ड्स के लिए डिस्टेस्टफुल है। सो यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर चीज पे नहीं आ सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है एक एक्सेप्शन हो, क्योंकि साइंस में होते हैं एक्सेप्शंस। लेटर ऑन प्रूफ भी हुआ था कि लिटरली वायसरॉय कॉपी करती हैं। लाइक अगर जब आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी ऑप्ट करते हो अगर सपोज, तो आपको पढ़ाया भी जाता है ये वायसरॉय और मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि उनको क्या पता चला कि स्टार्लिंग ऐसी बर्ड है जो मोनार्क खाती है। सो देन उनका एक्सपेरिमेंट में फाइनल रिजल्ट पे नहीं आ पाया, बट या ही कुड वर्क ऑन इट। सो ये था इनका नेक्स्ट टॉपिक, एंड ही वन फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन ओवरऑल साइंस फेयर। एंड या इसके लिए भी वो प्राइज जीते। जूलॉजी डिवीजन में वो 3rd नंबर पे आए, एंड सॉरी 1st नंबर पे आए, और जो पूरा काउंटी साइंस फेयर था उसमें उन्होंने 3rd प्राइज जीता। सो दिस इज हाउ वो पहले नहीं जीत पाए 7th ग्रेड में, राइट। फिर उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट्स नहीं आए, बट ही वन। कौन सा प्राइज ये नहीं बताया है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने फिर से ये वायसरॉय मोनार्क का कॉपी वाले चीज पे काम किया। ही गॉट अ प्राइज जूलॉजी डिवीजन में, ही स्टूड फर्स्ट, एंड पूरे साइंस फेयर में ही स्टूड 3rd। क्लियर? ओके। अब जाएंगे इनके 2nd ईयर पे, इट्स नॉट ग्रेड, इट्स ईयर। So in his 2nd year, the research led to the discovery of an unknown insect hormone. Next important discovery क्या है भाई, insect hormone की। Clear? So his experiment was to find the main purpose of the 12 tiny golden spots on a monarch pupa. अभी हमने थोड़ी देर पहले monarch pupa का फोटो देखा था, लाइक इमेज देखी थी, और उस पर मैंने आपको दिखाया छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं। तो ये होते हैं टोटल 12 स्पॉट्स। अब ये जो 12 स्पॉट्स हैं, इसके ऊपर कई लोगों का दिमाग चल रहा था कि इसका रीजन क्या होगा। सम पीपल बिलीव कि शायद ये सिर्फ डेकोरेशन है, शायद ये एक डिजाइन है, ऑर्नामेंटल है, और डॉक्टर उर्खात का कहना था कि ऐसा नहीं है, पक्का इन स्पॉट्स का कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज पे काम करने लग गए कौन, इब्राइट, कि व्हाट इज द बेसिक बोल सकते हैं यूज ऑफ, या व्हाट इज द रीजन कि ये 12 स्पॉट्स प्रेजेंट है। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे जैसी काम किया, टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अनदर स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। अब ये और इनके एक और साथ जो साइंस ब्रिलियंट साइंस माइंड है एक और, इनके साथ ही जो पढ़ते हैं, उन दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बनाई दैट प्रूव्ड दैट स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। और इन लोगों ने एक डिवाइस बना ली जिससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो स्पॉट्स हैं, इससे एक ऐसा इंसेक्ट हार्मोन निकलता है जो बहुत जरूरी है कि जिससे बटरफ्लाई की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अगर ये हार्मोन नहीं मिलेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। ही वन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी फेयर एंड गॉट एंट्री इन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ऑब्वियसली ही गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज बहुत लोग थे जो इस पे काम कर रहे थे, एंड ही कुड अचीव दैट। इनको पता चल गया क्या रीजन है उन स्पॉट्स का, एंड इनके बाद इनको एंट्री कहाँ मिली है, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, जो बहुत बड़ी बात है। क्लियर? सो दिस इज हाउ ही ऑल्सो रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज एंड ही ऑल्सो गॉट द एंट्री इन दिस पर्टिकुलर फेयर। क्लियर? ओके।
देन ही वन थर्ड प्राइज इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। देखो अब क्या हुआ ना, वंस ही स्टूड फर्स्ट इन दिस काउंटी साइंस फेयर, इसके बाद इनको ये इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऑब्वियसली वही इनका एक्सपेरिमेंट जाएगा, तो वहां पर इंटरनेशनल फेयर है, ही स्टूड थर्ड, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। He also received an opportunity to work at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research during summers. Also इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि इनका काम इतना बेहतरीन था, कहाँ पे जाने का भाई, टू वर्क एट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ की, ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। कब, समर्स में, जब छुट्टियां होती हैं। सो ड्यूरिंग समर्स इनको यहाँ पे काम करने का मौका मिला, एंड यस बहुत अच्छी बात है बिकॉज इनको और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इक्विपमेंट्स और एक जगह मिल गई है। As a junior in high school, he went on with his advanced experiments on the monarch pupa and he won first place at International Science Fair and again got a chance to work in Army Laboratory. फिर अपना जो जूनियर थे, जब ये हाई स्कूल में जूनियर थे, तब उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए इस monarch pupa पे, ठीक है, जिसकी ये 12 स्पॉट्स की बात हुई थी, और फिर उनको उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए फर्स्ट प्लेस यानी फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। तो थर्ड बना, फिर देखो इसी में फर्स्ट, तो ये होता है मेहनत, है ना। गिव अप नहीं करना कहते इसको, कहते हैं भैया अभी थर्ड आया बहुत अच्छी बात है, अब फर्स्ट आना है या फिर अब सेकंड आना है या फिर मुझे एटलीस्ट उस पोजीशन पे मेंटेन रहना है। सो इस तरीके से उनको यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला एंड अगेन इनको एंट्री मिली यहाँ पे काम करने की, अगेन ये अपॉर्चुनिटी मिल गई इनको। इन हिज सीनियर ईयर ही शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू द नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। नेक्स्ट अपने सीनियर ईयर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट शो किया कि अगर वो जो सेल्स हैं बटरफ्लाई के, उसको अगर ग्रो कर रहे हैं और बिना हार्मोन के ग्रो करेंगे तो वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, बट अगर इस नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स को डेवलप करना है तो ये हार्मोन को देना जरूरी है। इस तरीके से इस हार्मोन का इंपॉर्टेंस उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर दिया। ही वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और यहाँ पर इनको वापस फर्स्ट प्राइज मिला। डन, ओके। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Agriculture. फिर उन्होंने यस अपना जो पूरा समर टाइम है ग्रेजुएशन के बाद वो पूरा यहाँ काम करते हुए बिताया आर्मी लेबोरेटरी में, और जो लेबोरेटरी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। द फॉलोइंग समर इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। गिव अप नहीं किया यहाँ पे भी, अभी भी उस पर और काम करे जा रहे हैं। फाइनली उन्होंने फिर इस हार्मोन पे और काम करना चालू रखा, एंड क्या हुआ उससे भाई, ही वाज सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जो बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज का केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना उस वक्त इतना इजी नहीं था, अभी तो बहुत सारी डिवाइसेस आ गई, अभी भी इजी नहीं है बट बहुत डिवाइसेस आ गई तो थोड़ा मदद हो जाता है। बट तब के टाइम पे उन्होंने बहुत मेहनत कर करके फाइनली केमिकल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर लिया इस हार्मोन का। व्हाइल ही वाज चेकिंग द एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, ही अंडरस्टूड हाउ द सेल वुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। बहुत टाइम से क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में लोगों के कि कैसे सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ लेता है, और इस चीज पे वो काम करने लग गए क्योंकि इससे इनडायरेक्टली इनको इससे मदद हो गई। कैसे, जब उन्होंने एक्सरे फोटोज चेक किए ना इसके केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन के, इनको क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है। एंड यहाँ पे भी बुक में दिया है, डिड नॉट शाउट यूरेका। यूरेका क्या होता है, जैसे हम नहीं बोलते हुर्रे जब कोई चीज हमारी हासिल कर लेते हैं हम, या समथिंग वी अचीव आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, हम बोलते हैं ओह माय गॉड यस आई डिड इट, तो वैसे ये चिल्ला नहीं रहे थे उस वक्त, ये दिया है बुक में। ही वॉज हैप्पी बट ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट, कभी भी ऐसे ओवर एक्साइटेड नहीं हुए वो, एंड बहुत ज्यादा काम रह के उन्होंने इस पे काम करना चालू किया। एंड इब्राइट एंड हिज रूममेट इन कॉलेज जेम्स आर वोंग, ये भी ध्यान में रखना है, ये इब्राइट के रूममेट हैं जिनके साथ इन्होंने ये थ्योरी पब्लिश थ्योरी को प्रोड्यूस किया। Worked day and night and drew pictures and constructed plastic models of molecules to illustrate how DNA works. And yes, ये दोनों रात दिन काम करते थे, बहुत सारे पिक्चर्स बनाए इन्होंने, ड्रॉ करना पड़ता है, मॉडल्स बनाए, जिससे वो सॉर्ट ऑफ ये प्रूव कर पा रहे थे या ये पता लगा पा रहे थे कि कैसे डीएनए काम करता है। एंड इस तरीके से इनकी जो सेल थ्योरी है ना वो आ गई। सो इब्राइट्स वर्क वाज आल्सो पब्लिश्ड इन अ साइंस मैगजीन, जो हमने प्रीवियसली देख भी लिया। इस तरीके से इनका काम पब्लिश भी हुआ। रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड द क्लास ऑफ 1510। पूरा जो हार्वर्ड का क्लास था ना इनका, उसमें 1510 बच्चे थे और ये सेकेंड रैंक से पास हुए थे, जो बहुत 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 बड़ी बात है। His experiment led to the discovery of theory about cell life, और यही हार्मोन पे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इससे जो सेल लाइफ की थ्योरी है वो भी आ गया, वो भी प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज हाउ his experiments was successful. Ebright also took interest in debate, public speaking, and was a good canoeist, expert photographer, and an all-rounder outdoor person. अब यहाँ एक और चीज देखने को मिलती है, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप उसी में अच्छे हो सकता है आप और भी एक्टिविटीज है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम चीज देखो रिचर्ड इब्राइट की है, ही नेवर रेस्ट्रिक्टेड हिज नॉलेज या लिमिटेड हिज नॉलेज, नहीं,
एज साइंस उनके लिए बेस्ट था, प्रायोरिटी था, फर्स्ट नंबर पे आता था, बट इसके अलावा भी वो अपना बेस्ट बाकी फील्ड्स में देते थे। बहुत अच्छा डिबेट करना आता था उनको, ही वॉज चैम्पियन इन डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा माहिर थे वो। देन वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे, फोटोग्राफी करते थे, एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे और आउटडोर पर्सन थे। लाइक ही लव्ड रिसर्चिंग, थिंकिंग, काइंड ऑफ बोल सकते हैं ट्रैवल करना एंड स्टफ, ऑल सब ये सबको बहुत पसंद था। ही ऑल्सो यूज टू एडमायर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एन एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, डिबेटिंग मॉडल यूनाइटेड नेशन एंड मिस्टर रिचर्ड ए वियरर। तो इनके सोशल स्टडीज के टीचर हैं मिस्टर रिचर्ड ए वियरर, जिसको ये बहुत एडमायर करते थे। कौन एडमायर करते थे? जो रिचर्ड इब्राइट हैं, बहुत बहुत एडमायर करते थे अपने सोशल स्टडीज टीचर को, जो कि दो क्लब्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते थे ना, कौन? रिचर्ड इब्राइट, उसके एडवाइजर भी ये थे। इब्राइट थॉट दैट हिज टीचर यूज्ड टू ओपन हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। क्यों थे रोल मॉडल? दिखने में अच्छे थे इसलिए? नहीं, रोल मॉडल इसीलिए थे बिकॉज वो इनके लिए न्यू आइडियाज की तरफ माइंड ओपन करते थे। वही चीजों में नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उनको मोटिवेट करते थे कि तुम कुछ और नया भी कर सकते हो, ये भी चीजें हैं दुनिया में, दिस ऑल्सो इज समथिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन। तो इस तरीके से जो इनके टीचर हैं रिचर्ड ए वियरर, ये भी इनके लिए एक रोल मॉडल थे। क्लियर? ओके। हिज टीचर वॉज इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट, मतलब इनके जो सोशल स्टडीज टीचर हैं, इनको जो रिचर्ड इब्राइट हैं वो तो रोल मॉडल मानते ही थे, साथ ही साथ इनके टीचर भी इनसे बहुत इम्प्रेस थे। क्यों? विद द फैक्ट दैट हाउ इब्राइट वुड गिव एन एक्स्ट्रा 3 to 4 hours ऑफ एफर्ट एट नाइट फॉर द डिबेट रिसर्च। अब क्योंकि वो दोनों क्लब्स के एडवाइजर हैं एंड रिचर्ड इब्राइट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज क्लब्स, तो वो अपना जो रिसर्च वर्क है वो तो करते ही थे, साथ ही साथ वो बाकी क्लब्स के काम को ऐसे नहीं, मतलब एक्स्ट्रा है तो टाइम नहीं देना है, कभी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस, वैसा कभी नहीं था। वो हमेशा डिटर्मिन्ड थे, डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स व्हाट एवर ही डिड। तो वो ये क्लब के काम के लिए भी 3 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, सो दैट वो डिबेट का जो भी क्लब का पार्ट है, ही कुड ऑल्सो बी बेस्ट इन दैट, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द टाइम दैट ही यूज्ड टू गिव टू हिज बटरफ्लाई रिसर्च एंड हिज अदर इंटरेस्ट। तो अपना बटरफ्लाई रिसर्च, बाकी के जो इंटरेस्ट हैं, जो भी हमने पहले बात की इसके, सबको इक्वली टाइम देना, ये भी एक क्वालिटी थी किसकी? रिचर्ड इब्राइट की, जो हम सब में नहीं होती, राइट? और इसी तरीके से उनके टीचर उनसे इम्प्रेस थे। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी गेट टू लर्न। भाई जिसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर आप डेडिकेटली काम करो, हर एक चीज को अपना 100% देने की कोशिश करो। इब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस। इनके टीचर ने यह भी बताया कि इब्राइट जो है वो कॉम्पिटिटिव थे, बट कॉम्पिटिटिव होना भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कुछ लोगों का कॉम्पिटिशन क्या होता है? किसी को हराना है, ये नहीं कि मेरे को जीतना है। कुछ लोगों का कॉम्पिटिशन क्या होता है? भाई मुझे इसको हराना है, ये नहीं जीत सकता, बाकी कुछ भी हो। और एक कंपटीशन होता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं कोशिश करूं कि मैं जीतूं, दूसरे को हराऊं नहीं, खुद जीतूं, ये होता है सही कंपटीशन। क्लियर? तो वैसे ही जो रिचर्ड इब्राइट हैं वो भी कॉम्पिटिटिव थे, बट एक सही सेंस में, बैड सेंस में नहीं। एज ही डिड नॉट विन टू गेट प्राइजेस फॉर द सेक ऑफ विनिंग, बट बिकॉज ही वांटेड टू बी द बेस्ट एट व्हाट एवर ही डिड। सिर्फ जीतने के लिए नहीं करते थे वो, अपना बेस्ट नहीं देते थे, बल्कि इनके दिमाग में था कि मैं जो भी करूं अपना बेस्ट करूं। और ये होता है सही तरीके से किसी भी चीज में कंपटीशन दिखाना, ना कि मुझे जीतना है इसीलिए क्योंकि सामने वाले को हराना है, नहीं, बिकॉज मुझे अपना बेस्ट देना है। क्लियर? ओके। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे एक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ भी बनना चाहो लाइफ में, क्या वो चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। अ फर्स्ट रेट माइंड। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल कंप्यूटर होना है, आप बिल्कुल ब्रिलियंट होगे तभी कुछ कर सकते हो, नहीं। आपके पास एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, एक फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि यू शुड बी इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। आपके पास दिमाग होना चाहिए दैट यू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजंस, राइट डिसीजंस ऑन द राइट टाइम। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यू शुड बी क्यूरियस एंड टू विन फॉर द राइट रीजंस। लाइफ में जीतने के लिए आपके पास सही रीजंस होने चाहिए, लाइक यू शुड नॉट, सही रीजंस इन द सेंस आपको जीतना है फॉर द राइट रीजंस, है ना, वही चीज दैट यू शुड विन बिकॉज यू हैव टू गिव योर बेस्ट, नॉट बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग या लीड अदर पर्सन टू द फेलियर। नहीं, ये चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सो दीज 3 थिंग्स, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड टू द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, आर द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, ऑल्सो टू बिकम एनीथिंग इन द वर्ल्ड। परसीवरेंस, अब हम यहां पर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, दिस इज व्हाट द समरी इज। अब कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, परसीवरेंस, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प वन टू अचीव एनी गोल। आपको लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई गोल तो रखना ही है, बिना गोल के लाइफ का कोई मतलब है नहीं। सो व्हेन यू हैव अ गोल टू अचीव, कुछ भी जो आप लाइफ में करना चाहते हो सकता है वो अगले दिन के लिए हो, अगले मंथ के लिए, ईयर के लिए, आपके 3-4 साल बाद या आफ्टर 12th, आफ्टर कॉलेज, कुछ भी, ठीक है, जिसके लिए आप हमेशा मेहनत कर रहे हो, आपका एक सपना है, द ड्रीम दैट यू हैव। अगर आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो एंड इफ यू हैव परसीवरेंस, इफ यू आर डिटर्मिन्ड, डेडिकेटेड एंड ऑल्सो अगर आप
हार्ड वर्किंग हो, भाई मेहनत तो सब चीज़ों में चाहिए। तो अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप सच में पूरी तरीके से अपना 100% दे चुके हो, कहते हैं ना एक तरीके से न्यौछावर कर दिया अपने आप को आपने अपने गोल के लिए, दैट इज हाउ आपको कोई नहीं रोक सकता उसे अचीव करने से लिए। हो सकता है कि कोई आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो तो वो शायद पहले अचीव कर ले, आप शायद पहली बार में अचीव ना कर पाओ, बट इसका मतलब ये नहीं आपको गिव अप करना है। इफ यू रियली फील दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी एंड इट इज राइट थिंग, everybody like your parents, everyone would be proud of you, please make sure आप give up ना करो। Next, one should always have curiosity to achieve their goals। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। You should not be like you have set a goal and you are working like आप सिर्फ अपना ही दिमाग चला रहे हो, सिर्फ आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, नहीं, आपको कोशिश करनी है और ज़्यादा जानने की। अब तो और आसान हो गया है बिकॉज यू हैव ऑल द थिंग्स ऑनलाइन, यू हैव इंटरनेट ऑफ मोबाइल फोन विथ यू 24 आवर्स एंड 24/7 आई शुड से। तो आपके पास वैसे मीडियम है जिससे आप और रिसर्च कर सकते हो, आप अपने गोल को और अच्छे से अचीव कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो। यू कैन फील हैप्पी बाय गिविंग योर बेस्ट। सो इस तरीके से यू शुड ऑलवेज हैव क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होनी चाहिए, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। We must have a competitive nature for right reasons. You should be competitive, but you should not be competitive in the way कि आप एक negative competition लेके घूम रहे हो। नहीं, आपको competitive रहना है। कैसे? अगर कोई जीत भी रहा है तो आप खुश हो उसके लिए, वेरी गुड, मतलब इसने अच्छा किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, तो आपने सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, बट यू आर नॉट जेलस, आपको बुरा नहीं लग रहा, अरे बाप रे ये कैसे जीत गया, मैं कैसे नहीं जीता, वैसा टाइप का नहीं होना चाहिए। यू शुड बी लाइक ओके, मे बी इसने मुझसे ज्यादा मेहनत की, वो डिजर्व करता होगा, मिल गया उसको रिजल्ट, बट या मुझे भी अपनी मेहनत को और अच्छे से बढ़ाना है और एफर्ट्स लगाने हैं एंड आई ऑल्सो हैव टू गिव माई बेस्ट, नॉट कि अगली बार मुझे इसको हराना है, नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है। सो इस तरीके से ये कुछ डेफिनेट मैसेजेस हैं। ऑल्सो इन बिटवीन मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया जो भी मेरे पास उस वक्त दिमाग में आया कि आप ये भी सीख सकते हो, वो भी सीख सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चंस जब आते हैं ना, एंड इफ यू रियली गेट अ क्वेश्चन जहां आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का थोड़ा भी हिंट है क्वेश्चन में, हमेशा रखो। यस, उसको तक फैला के नहीं बताना है, लाइक एक लाइन में या कुछ वर्ड्स में उसको कंप्लीट कर देना है, बट या इट शुड बी बोल सकते हैं वैलिड, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू एंड या यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑलवेज। हमेशा ये लिटरेचर का जो पोर्शन होता है वो आपको लाइफ लेसन्स देता है, तभी आपको इतनी डीप स्टोरीज 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ही मिल जाती हैं। बिकॉज येस, ये सब चीज़ें अगर सीख जाते हो राइट टाइम पे, यू विल बी हीरो इन योर लाइफ। क्लियर? ओके, चलो। So with this, we have finally come to an end of the discussion of complete chapter, The Making of a Scientist. I know it would be like थोड़ा ज़्यादा duration का हो गया हो because this chapter is a bit lengthy. Also the summary मैं कुछ कटवट नहीं कर सकती थी because I wanted you to revise everything again so that आपको वापस से ये सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाएं. And yeah, if you feel that you understood everything, it's a great point. But one more thing you need to understand कि इसी चैप्टर पे बेस्ड आपके पास और भी वीडियोस हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे एग्जिस्ट करते हैं. So if you really want to access them या access any one shot revision or any other video easily, please just look here. ये है आपके पास सबसे बेस्ट तरीका that you should visit the website of the channel. For this, what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com जो कि वेबसाइट का नाम है. जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा. अब आपको जो भी पढ़ना है, it could be NTSC, Olympiad, it could be किंडरगार्टन से क्लास 12 का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, इट कुड बी एग्जाम्पलर वीडियोस, वन शॉट रिविजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, लाइव सेशन, जो देखना है आपको जस्ट क्लिक ऑन द वन जिसके आपके टॉपिक्स या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल आपको वन शॉट रिविजन देखना है, ठीक है, क्लिक करो वन शॉट रिविजन पे, आपके सामने सारे वन शॉट रिविजन के फोल्डर्स आ जाएंगे. क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, क्लास 10th, 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द फोल्डर जिसके सब्जेक्ट्स आप देखना चाहते हो. सपोज यू वांट टू गो थ्रू क्लास 10th का कोई वन शॉट रिविजन, क्लिक करो, आपके सामने क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले होंगे. किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो जिसका भी वन शॉट रिविजन आप देखना चाहते हो. सपोज आपको देखना है इंग्लिश का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का वन शॉट रिविजन. क्या करोगे, इस पे क्लिक करो, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया दिखेगा, उस पे क्लिक करना, आपके सामने उसके वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इस तरीके से वन शॉट रिविजन इज वेरी इजी टू एक्सेस एंड इसी वे में बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो. डन? ओके. सो आपको करना क्या भाई, क्रॉस आइकॉन पे टॉपिक्स एंड बैक बटन क्लिक कर दोगे तो सब्जेक्ट्स वगैरह फिर से आ जाएंगे, क्लिक करके वीडियो तक पहुंच जाओगे. डन? ओके.
So with this, we have finally come to an end of the discussion of a great chapter, which is the making of a great scientist. Yeah, the making of a scientist. I hope you understood each and every point. And if you really feel कि ये वीडियो आपके लिए worth it था and आपने जो भी टाइम दिया, you got something, you gained something, please give a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, subscribe कर दो जाके चैनल को अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.